चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसके सेकंड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और लास्ट में डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आता है एज्मा, एम्फिसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम ये जान ले कि अगर एक कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस होती हैं, सपोज नाइट्रोजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर, तो इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर के जो ग्रेडियंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग गैसेस का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इट अकर्स एट एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड cells of tissue simultaneously due to differential partial pressure of CO2 and O2। CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा है तो वहां से वो ब्लड में आ जाती है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा है तो वहां से वो ब्लड में आ जाती है, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। और जब भी मूवमेंट हायर टू लोअर होगा दैट इज कॉल्ड पैसिव मूवमेंट, इसको कहा जाता है पैसिव मूवमेंट। अब ऑक्सीजन डिफ्यूजन देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन वेनस ब्लड 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से वेनस ब्लड में आ जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई टू वेनस ब्लड। देन सिमिलरली डिफ्यूजन ऑफ CO2, partial pressure of CO2 in venous blood is 45, partial pressure of CO2 in alveolar air is 40। तो 40 से 45 की तरफ CO2 का मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम वेनस ब्लड टू एल्वियोलाई। एंड रिमेंबर solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। It is actually diffusing capacity। diffusing capacity क्या होती है? ability of a gas to diffuse across the respiratory membrane। respiratory membrane वो बैरियर है जो कि एल्वियोलाई की वॉल और ब्लड कैपिलरी की वॉल मिलकर के बनाती हैं, उसी बैरियर को गैसेस क्रॉस करती हैं। तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी CO2 की ऑक्सीजन से 20 टाइम्स हायर है। ऑलराइट, नाउ गैसियस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। ये हम देख रहे हैं एल्वियोलर वॉल, ये एल्वियोलस है। एल्वियोलस की वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है और हर एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, रिमेंबर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर। तो एल्वियोलस की वॉल और इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरी की वॉल जो एंडोथेलियम है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट, दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलकर के बनती है बेसमेंट सब्सटेंस, एज यू कैन सी बेसमेंट सब्सटेंस। और प्लस जो वॉल एल्वियोलस की है, वॉल ब्लड कैपिलरी है, ये कंप्लीट कहलाती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसकी थिकनेस होती है 0.6 mm। इसी को गैसेस क्रॉस करती हैं। ऑक्सीजन एल्वियोलस से ब्लड में आएगी और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगी। नाउ सी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एल्वियोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये प्रेशर है पार्शियल प्रेशर। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन काहे की बनी है? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, और बेसमेंट सब्सटेंस जो बना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलकर के बन जाते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से एंटर हुआ, ये फ्लो कर रहा है, तो CO2 चली गई एल्वियोलाई में और O2 आ गई ब्लड में। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बढ़ गया। ऑलराइट, एज यू कैन सी सिंगल सेल्ड एल्वियोलर वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम, देन दिस इज द ब्लड कैपिलरी, इसकी दोनों वॉल्स हैं, RBCs के अंदर हम देख सकते हैं, देन कैपिलरी एंडोथेलियम बोथ द वॉल, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। नाउ गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, हाउ इट हैपेंस। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे।
कभी हमसे कोई पूछता है कि टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ना तो ऑक्सीजन का और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का। टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में O2 और CO2 का मूवमेंट नहीं होता। रीजन अगेन पार्शियल प्रेशर। इक्वल पार्शियल प्रेशर होगा तो नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं इनहेल्ड एयर से। यहां हम देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 है, CO2 की वैल्यू है 0.3। एल्वुलर स्पेस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाता है 104 और पार्शियल प्रेशर CO2 का हो जाता है 40। फिर ये आया पल्मोनरी वेन एंड सिस्टेमिक आर्टरी में, जहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का थोड़ा कम हो गया 95 और CO2 का पार्शियल प्रेशर अगेन 40 ही है। जब टिश्यू में आएंगे तो टिश्यू ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आप देख सकते हैं ये पहुंचा 40 और CO2 दे दिया टिश्यू ने ब्लड को, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 से इंक्रीज होकर के ये आ गया 45। ठीक है ना। अब पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक वेन, यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम है जो टिश्यू लेवल पर है। सिमिलरली CO2 का भी पार्शियल प्रेशर सेम है टिश्यू लेवल और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसलिए कोई एक्सचेंज नहीं होता इन दोनों के बीच में। अब ब्लड जो एंटर कर रहा है एल्वुलर कैपिलरी में, अगेन इसने CO2 रिलीज कर दी, तो एक्सहेल्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 116 और पार्शियल प्रेशर CO2 का हो जाता है 32। राइट। नाउ यू कैन सी, जो बात मैंने अभी आपको बताई वो आप यहां देख सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 टिश्यू में भी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 45 टिश्यू में भी। तो कोई एक्सचेंज नहीं होता बिकॉज इक्वल पार्शियल प्रेशर पर नेट मूवमेंट जीरो हो जाता है। एज यू कैन सी अगेन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वुलाई में 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40। सिमिलरली CO2 का 0.3, देन एल्वुलाई में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यू में 45 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगेन 45। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। तो जो भी गैस मूव कर रही है वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दोनों का, ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आरबीसी के थ्रू होता है 97%। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, तो फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है ना। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 मैनर में होता है। CO2 हीमोग्लोबिन और अमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन जुड़ते हैं तो बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कैसे बनता है? CO2 हीमोग्लोबिन एंड अमीन ग्रुप ऑफ प्रोटीन। इस फॉर्म में 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन 70%। राइट। और यह प्रोसेस आरबीसी से स्टार्ट होता है। आरबीसी में जब CO2 जाती है, वाटर के साथ कंबाइन होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होने के बाद बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। यह बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में जाएगा और प्लाज्मा से Cl- आरबीसी में आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। देन 7% जो ट्रांसपोर्ट होगा CO2 का, यह प्लाज्मा के थ्रू होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल है, तो इसके साथ K+ को ऐड कर देते हैं टू मेक इट स्लाइटली एसिडिक। स्टेबिलिटी इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमें बताती है कि ऑक्सीजन के कितने पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट होता है। ठीक है। ए सिग्मोइड कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन with oxygen in blood and partial pressure of oxygen in the blood. Increase in proton concentration and CO2 concentration plus temperature. इससे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of O2 to the tissue under normal physiological condition.
अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं, ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम सैचुरेशन परसेंटेज है वो 95, ठीक है, 100% सैचुरेशन इज रेयर। और यहां पर अगर हम देखेंगे इसका मिड पार्ट हम ये ले लेते हैं, ये 50% सैचुरेशन है 30 mmHg पर। ये पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर 30 mmHg है तो हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है। CO2 प्रोटॉन और टेम्परेचर इंक्रीज होने से हीमोग्लोबिन देर से सैचुरेट होता है ऑक्सीजन के साथ। तो हमको यहां पर एक कर्व में राइट शिफ्ट देखने को मिलता है। द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड लाइक दिस, ठीक है ना, राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। देर से हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा ऑक्सीजन से। सिमिलरली CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए, प्रोटॉन कम हो जाए और टेम्परेचर कम हो जाए तो यही कर्व लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाती है, हीमोग्लोबिन जल्दी सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमको सिखाती है कि मैक्सिमम जो सैचुरेशन परसेंटेज है वो 95-97 होती है, 100% सैचुरेशन इज रेयर। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 में most of the CO2 is transported as bicarbonate ion with the help of the enzyme carbonic anhydrase। और ये एंजाइम मैक्सिमम आरबीसी में होता है, although इसका कुछ अमाउंट प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है। रिमेंबर, in the tissue where CO2 is high or partial pressure of CO2 is high, it gets associated with blood, while in the alveoli where partial pressure of CO2 is low, it gets removed from the blood। And now coming on to the most important part, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो हमारे ब्रेन के अंडर में कंट्रोल है। बेसिकली हम रेगुलेटेड फॉर्म में ब्रीदिंग करते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये ब्रेन इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, स्पेशली मेड्यूला एंड पोन्स। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला में है और प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस रेगुलेशन के लिए। प्लस पोन्स जो ब्रिज है वहां पर न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है, वो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और मेड्यूला में ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, जो दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए सेंसिटिव है, CO2 एंड प्रोटॉन, राइट। और ऑक्सीजन का डायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है। कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, जो हार्ट के ऊपर हम देखते हैं आर्क ऑफ एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी। दे ऑल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड प्रोटॉन। देखिए बार बार यही बात आती है कि ब्रीदिंग पर इफेक्ट होता है CO2 का और प्रोटॉन का। CO2 बढ़ती है तो सफोकेशन होता है, लाइक दिस हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमीडियल एक्शन। और लास्ट में आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज एस्फाइक्सिया, सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एज्मा, इसको लिखते हैं एस्थमा, पढ़ते हैं एज्मा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग दैट कॉजेज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। इन्फ्लेमेशन में पेन होता है, स्वेलिंग होती है और उस पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट, और रेडनेस आ जाती है। तो जो रूट है गैसेस का वो नैरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज्मा। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई कॉज ड्यू टू इरिटेंट्स सच एज स्मोक। स्मोक या एयर पॉल्यूटेंट ये इरिटेंट्स का काम करते हैं या इंफेक्शन से भी हो सकता है। देन डिस्पनिया, डिस्ट्रेस्ड ब्रीदिंग और ब्रीदिंग विद डिफिकल्टी, मुश्किल से हम ब्रीदिंग करते हैं। एम्फिसीमा, ये एक्चुअली जो एल्विलर वॉल है ये डिस्टेंड हो जाती है और रिवर्ट नहीं होती, इरिवर्सिबल डिस्टेंशन ऑफ एल्विलर वॉल, और सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन रीजन है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में जो लोग ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां पर बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है, राइट, ब्रिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के टिश्यू हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है। इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट केमिकल्स ऑल्सो कॉल्ड डिजीजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। और ऐसे वर्कर्स को मास्क पहनना चाहिए जिससे डस्ट उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स का एक अच्छे से क्विक रिवीजन करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।